दोस्तों नमस्कार। अवस्थी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों हम जो अवस्थी क्लासेस की टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनके सॉल्यूशन को आज हम हल करते हैं। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज के अंतर्गत दिए गए हैं उन क्वेश्चनों का आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास है। एक वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत व प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एक वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत में प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास में दो लेंस होते हैं। एक है आप लोगों के पास में उत्तल लेंस और दूसरा होता है आप लोगों के पास में अवतल लेंस। हम कक्षा 6 से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आप लोगों के पास में है उत्तल लेंस, दूसरा है आप लोगों के पास में अवतल लेंस। वो आपसे कह रहा है कि एक वस्तु अवतल लेंस के सामने स्थित है। तो हम अवतल लेंस के सामने स्थित है, अनंत में प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। दोस्तों अवतल लेंस के सामने चाहे वस्तु किसी भी स्थिति पर क्यों ना हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है और छोटा प्राप्त होता है। अवतल लेंस की आप लोगों के पास में दो ही कंडीशन होती हैं, उत्तल लेंस की आप लोगों के पास में 6 कंडीशन होती हैं। तो अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों में दोनों कंडीशनों में दोस्तों हमेशा प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक, उल्टा और छोटा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है आभासी, सीधा और बड़ा। ऑप्शन नंबर तीसरा है आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर 4 है वास्तविक, उल्टा और आवर्धित। आवर्धित का अर्थ होता है दोस्तों बड़ा। तो हमेशा अवतल लेंस से कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है, अवतल लेंस से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा प्रतिबिंब होता है, छोटा आप लोगों के पास में दो जगह है और अवतल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं दोस्तों वो आभासी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों के पास में जो राइट जवाब होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इस विकल्प का, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो विज्ञान के अंतर्गत है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए। दोस्तों दो द्रव्यमान पिंड है, एक आप लोगों के पास में M1 है, दूसरा द्रव्यमान पिंड आप लोगों के पास में M2 है। दो द्रव्यमान पिंडों को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए तो बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि दो द्रव्यमान पिंडों का जो गुणनफल होता है, उन दो द्रव्यमान पिंडों का गुणनफल आप लोगों के पास में आकर्षण बल के समानुपाती होता है। यानी दो द्रव्यमान पिंडों का गुणनफल उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों मैंने लिखा है M1 इंटू M2 और समानुपाती का चिन्ह आकर्षण बल है। वो कह रहा है कि दो द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमानों को यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए। दोस्तों इसका मान लेते हैं M1 पहले है 2 किलोग्राम, M2 का मान है दोस्तों 2 और वो पूछ रहा है कि पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए तो आकर्षण बल का मान क्या होगा। दोस्तों ये दो द्रव्यमान पिंड है, 2 इंटू 2 करेंगे हमारे पास आता है 4। अब वो ये कह रहा है दोस्तों कि दो द्रव्यमान पिंडों को पहले की तुलना में, माना पहले द्रव्यमान पिंड आप लोगों के पास में, माना पहले द्रव्यमान पिंड, तो माना पहले जो द्रव्यमान पिंड है दोस्तों वो पहले के द्रव्यमान पिंड है आप लोगों के पास में 2 किलोग्राम। यानी कि पहले के द्रव्यमान पिंडों का जो आप लोगों के पास में मान है वो है 2 किलोग्राम। प्रत्येक द्रव्यमान पिंड 2-2 किलोग्राम का है। तो पहले के द्रव्यमान पिंड है 2 किलोग्राम का M1 है, 2 किलोग्राम का 2 है। आंसर आया आप लोगों के पास में 4 किलोग्राम। फिर आपसे कह रहा है कि पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए। पहले 2 था दोस्तों, अब इनको 4 करके देखते हैं। 4 इंटू 4, तो फिर कह रहा है कि आकर्षण बल का मान क्या होगा। दोस्तों पहले द्रव्यमान पिंड या आकर्षण बल का मान, ये दो द्रव्यमान पिंडों का गुणनफल है 4 किलोग्राम। और दोस्तों फिर हमने द्रव्यमान पिंडों को गुणनफल को या द्रव्यमान पिंडों का जो मान था उसको दोस्तों हमने दुगुना किया है। पहले 2 था अब 4 कर दिया। जब दोस्तों 4 इंटू 4 हम करते हैं तो ये हो जाता है आप लोगों के पास में 16। दोस्तों ये आपके पास में 16 है, पहले वाला आपके पास में 4 है। तो वो ये कह रहा है आपसे कि यदि दो पिंडों के द्रव्यमानों को पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए, माना पहले द्रव्यमान पिंड थे 2 किलोग्राम के, दोबारा द्रव्यमान पिंडों को दोगुना कर रहा है
पहले की तुलना में दोगुना कर दिया जाए तो बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दोस्तों पहले का गुणनफल है, द्रव्यमान पिंडों को दोगुना करने पर जो गुणनफल आया वो है 16। दोस्तों 4 में और 16 में 4 गुना अंतर है, 16 4 गुना यानी कि 4 से 4 गुना बड़ा है, तो वो आपसे क्या कह रहा है, मान दोगुना हो जाएगा, दोगुना नहीं होगा दोस्तों। अगला कह रहा है कि मान 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। मान आधा हो जाएगा ये दोस्तों गलत है, मान 1/4 हो जाएगा ये भी दोस्तों गलत है। आंसर रहेगा आप लोगों के पास में मान 4 गुना। यदि दोस्तों वो पूछता कि दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में दूरी को दोगुना कर दिया जाए, दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो आकर्षण बल का क्या प्रभाव होगा। दोस्तों हम ये अच्छे से जानते हैं कि आकर्षण बल जो होता है वो दोस्तों द्रव्यमान पिंडों के समानुपाती एवं बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोस्तों वो दूरी को दोगुना कर दिया था, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दूरी को दोगुना करता है तो दोस्तों 2 का वर्ग। अब दोस्तों 2 का जो वर्ग होता है वो होता है आप लोगों के पास में 1/4, तो दूरी को हो जाएगी दोस्तों 1/4 और आकर्षण बल मान का यानी द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमान को यदि दोगुना करता है तो मान हो जाता है 4 गुना, और यदि दूरी दोस्तों दूरी को दोगुना करता है तो मान होता है 4 गुना। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वह आप लोगों के पास में मान हो जाएगा 4 गुना। आगे लेकर चलते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा होता है कि जनन के संबंध में असंगत विकल्प है। पहला कह रहा है दोस्तों कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम भाग से स्रावित होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हमारी अंडाशय के अंतर्गत एक भाग जिसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम भाग से दोस्तों आपको बता देता हूं 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरे हार्मोन का नाम होता है दोस्तों रिलैक्सिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन ये दोनों दोस्तों अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम भाग से स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दोस्तों हम प्रेगनेंसी हार्मोन गर्भ हार्मोन के नाम से जानते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों ये प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है जो कि अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम भाग से निकलता है। वो आपसे कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम भाग से स्रावित होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आपके पास में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दाह्य कोशिकाओं से स्रावित होता है। दोस्तों इसका आंसर देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप लोगों के पास में होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोस्तों नरजनन हार्मोन कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है आप लोगों के पास में, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोस्तों आप लोगों के पास में नरजनन हार्मोन होता है। और ये नरजनन हार्मोन जो होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आप लोगों के पास में होता है, ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये दोस्तों हमारी जो वृषण ग्रंथि होती है उस वृषण ग्रंथि की दोस्तों जो लेडिंग सेल होती है, लेडिंग सेल का मतलब होता है आप लोगों के पास में अंतराली कोशिका। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि की लेडिंग सेल्स या जिनको मैं कहता हूं अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है, अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है दोस्तों। वो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दाह्य कोशिकाओं से स्रावित होता है। दोस्तों दाह्य कोशिका जो होती है, दाह्य कोशिका को हम बोलते हैं दोस्तों नर्स सेल। दाह्य कोशिका जो होती है उन्हें नर्स सेल कहते हैं, अर्थात दोस्तों ये इन्हें सर्टोली कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और ये सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं दोस्तों कि जो आप लोगों के पास में शुक्राणु होते हैं, जो आपके पास में स्पर्म होता है उस स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं। हमारी वृषण ग्रंथि के अंतर्गत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक का नाम है नर्स सेल दाह्य कोशिका। दोस्तों नर्स सेल दाह्य कोशिका जिनको हम सर्टोली कोशिका कहते हैं, तो ये सर्टोली कोशिका या दाह्य कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। जबकि दोस्तों जो अंतराली कोशिका होती हैं जिन्हें हम लेडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, वो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो ये विकल्प आप लोगों के पास में गलत है। अगला आपसे कह रहा है कि स्पायरोगायरा में जनन बहुविखंडन विधि से होता है। दोस्तों स्पायरोगायरा जो होता है, इस स्पायरोगायरा के अंतर्गत जो जनन होता है वो दोस्तों विखंडन विधि से होता है। और दोस्तों जो आप लोगों के पास में प्लाज्मोडियम होता है, उस प्लाज्मोडियम में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो भाई साहब बहुविखंडन विधि द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के अंतर्गत बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। जबकि दोस्तों जो आप लोगों के पास में स्पायरोगायरा होता है उस स्पायरोगायरा के अंतर्गत दोस्तों विखंडन विधि से होता है।
जबकि प्लाज्मोडियम के अंतर्गत जो जनन होता है वो बहुविखंडन विधि से होता है दोस्तों। तो ये आप लोगों के पास में गलत है। आपसे कह रहा है कि हाइड्रा में जनन बीजाणु निर्माण से नहीं होता है, तो हाइड्रा में जो जनन होता है दोस्तों वो बीजाणु निर्माण से नहीं होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बीजाणु निर्माण से हाइड्रा में जनन नहीं होता है। हाइड्रा के अंतर्गत जो जनन होता है वो दोस्तों या तो होता है मुकुलन विधि से, हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया होती है दोस्तों या तो मुकुलन विधि से, या दोस्तों हाइड्रा में जनन होता है पुनरुद्भवन विधि से। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है दोस्तों, उसने कहा है कि हाइड्रा में जन्म बीजाणु निर्माण से नहीं होता है, इसका मतलब विकल्प सही है। तो विकल्प नंबर आपसे पूछा है कि जनन के संबंध में असंगत विकल्प 1/3 दोस्तों, 1/3 अक्षर आपसे पूछा है असंगत विकल्प, तो एक तो है आपके पास में 2 और एक है आप लोगों के पास में 3। तो 2 और 3 आप लोगों के पास में 2 3 4। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम भाग से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दायकोशिकाओं से स्रावित होता है, गलत बात है। स्पायरोगायरा में जन्म बहुविखंडन विधि से होता है, ये भी गलत है दोस्तों। हाइड्रा में जन्म बीजाणु निर्माण से नहीं होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हाइड्रा में जन्म बीजाणु निर्माण से नहीं होता है। तो आप लोगों के पास में विकल्प 2 व 3, तो 2 व 3 आप लोगों के पास में राइट होंगे, जो कि दोस्तों इन विकल्पों में नहीं दिया हुआ है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कि जो आपके पास में विकल्प 2 है और विकल्प 3, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दायकोशिका स्रावित नहीं होता, एक तो 2 व 3। तो कथन नंबर 2 व 3 दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट जवाब होगा। 2 व 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जवाब होगा। आगे लिख करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, निम्न में से सममांगी मिश्रण के संदर्भ में सही विकल्प है। सममांगी मिश्रण के सभी अवयव एक समान प्रावस्था में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सममांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, नहीं दोस्तों, सममांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं। कारण यह है कि ये एक दूसरे में विलय होते हैं, एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, और जो भी दोस्तों एक दूसरे में विलय होता है, एक दूसरे में घुलनशील होता है, उनके अवयवों को हम पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं। जैसे दोस्तों छनी हुई चाय, चाय के अंदर चीनी है, चाय पत्ती है, दूध है, पानी है, सब एक दूसरे में विलय होते हैं, और जब एक दूसरे में विलय होते हैं तो दोस्तों इनके हम कणों को पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं। शरबत की बात करते हैं दोस्तों, शरबत में पानी मिलाइए, शक्कर मिलाइए, नमक मिलाइए, उनके अवयवों को दोस्तों हम पृथक पृथक नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि समांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक पृथक देखा जा सकता है, गलत है। वो आपसे पूछ रहा है सही विकल्प। फिर आपसे कह रहा है कि समांगी मिश्रण के अवयव एक दूसरे में विलय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आपसे कह रहा है कि रक्त व दूध समांगी मिश्रण के उदाहरण नहीं दोस्तों, रक्त व दूध ये दोनों दोस्तों विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा दोस्तों कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन जो होता है वो ऐसा विलयन होता है जिसमें मिश्रण के अवयव एक दूसरे में विलय होते हैं परंतु पृथक पृथक देखे नहीं जा सकते हैं, वो कोलाइडी विलयन होता है आप लोगों के पास में। तो दूध जो होता है वो एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है, रक्त जो होता है वो एक कोलाइडी विलयन होता है, और कोलाइडी विलयन दोस्तों विषमांगी मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों के पास में जो राइट जवाब होगा वो राइट जवाब होगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 आपके पास में सही है, और विकल्प नंबर 3 आपके पास में सही है। तो विकल्प 1 व 3 इस क्वेश्चन के सही आंसर होगा, यानी कथन नंबर 1 सही है दोस्तों, कथन नंबर 3 सही है, कथन नंबर 2 व 4 आप लोगों के पास में रॉन्ग है। अगला है आप लोगों के पास में क्वेश्चन कि मेंढक के टाइडपॉल लार्वा से वयस्क मेंढक में परिवर्तित हेतु जिम्मेदार है। मेंढक के टेडपोल लार्वा से वयस्क मेंढक में परिवर्तित हेतु जिम्मेदार है राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों एक एकैरी झिल्ली का कोशिकांग होता है जिसका संबंध होता है प्रोटीन के संश्लेषण से, यानी दोस्तों ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में गोल्जी का है। गोल्जी का है दोस्तों शुक्राणुओं का, आप लोगों के पास में जो शुक्राणु होते हैं उस शुक्राणु का दोस्तों शीर्ष भाग का निर्माण करते हैं, ये शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। अगला है दोस्तों अंतःप्रदवी जालिका। ये अंतःप्रदवी जालिका दोस्तों एक होती है एसीआर और दूसरी होती है आरईआर। एक को बोलते हैं दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है आपके पास में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका।
तो दोस्तों चिकनी अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है, वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंतर्गत दोस्तों राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो वसा का संश्लेषण करती है। और जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, वो दोस्तों उसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो जवाब होगा वो आपके पास में है लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा कोशिकांग है दोस्तों जो मेढक के टैडपोल लार्वा से वयस्क मेढक हेतु परिवर्तित होता है या वयस्क मेढक हेतु जिम्मेदार होता है। आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में है, निम्न में से किस अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन, ये अभिक्रमित अनुदेशन जो आप लोगों के पास में होता है, ये अभिक्रमित अनुदेशन जो आप लोगों के पास में होता है, ये शिक्षा का एक दोस्तों नवाचार है। ये विज्ञान शिक्षण का एक नवाचार है, जैसे हम शिक्षण नवाचार कहते हैं। ये अभिक्रमित अनुदेशन एक आप लोगों के पास में होता है रेखीय, एक होता है आप लोगों के पास में शाखीय, एक होता है आप लोगों के पास में दोस्तों एक होता है कंप्यूटर आधारित और एक होता है मैथमेटिक आधारित। यानी ये आपके पास में अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार होते हैं। आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्न में से किस अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा दोस्तों शाखीय। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था होती है। आगे लेकर चलते हैं, तो आगे लेकर चलते हैं कि हमारे अनुभव एवं अनुभूति, हमारे अनुभव और अनुभूतियों के अस्पष्ट विभिन्नता के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, इसका राइट जवाब होगा दोस्तों आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा है कि हमारे अनुभव एवं अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को दोस्तों हम विज्ञान कहते हैं। जेम्स कॉनराड की जो परिभाषा है दोस्तों, इसने कहा है कि जो विज्ञान होती है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है एंड कॉन्सेप्टेड होती है। तो कॉन्सेप्टेड और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो विज्ञान होती है उसे दोस्तों हम विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान संप्रत्यय और संप्रत्यात्मक श्रृंखला का रूप होता है। तो कॉन्सेप्ट और कंसेप्टेड, तो दोस्तों कॉन्सेप्ट यानी को और को, इससे आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि जेम्स कॉनराड की होती है। एक है दोस्तों जेम्स जैकोबिसन। जेम्स जैकोबिसन ये कहते हैं दोस्तों कि विज्ञान जो होता है ये एक नैसर्गिक वातावरण के बीच होने वाली घटना है जो पर्यावरण के अंतर्गत घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट जो जवाब होगा वो है आपके पास में आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है दोस्तों कि मूल्यांकन एवोल्यूशन का उद्देश्य धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना, अधिगम कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, उपयोगी जीवन जीने के लिए शिक्षा की महत्वता की जांच करना। तो दोस्तों ये जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है दोस्तों अधिगम कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। हम मूल्यांकन इसीलिए करते हैं कि बालक किस किस विषय के अंतर्गत कमजोर है और उस विषय के निवारण के लिए हमें उस बच्चे के लिए पृथक रूप से किस किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों अधिगम कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि एक बालक अंधविश्वासों को नहीं मानता है, एक बालक है जो अंधविश्वासों को नहीं मानता है तथा प्रत्येक घटना के वैज्ञानिक कारणों को देखता है या देखने का प्रयास करता है। वैज्ञानिक कारणों को देखने का प्रयास करता है यह विज्ञान शिक्षक के किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। दोस्तों एक बालक जो अंधविश्वास को नहीं मान रहा है तथा प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक कारणों के सापेक्ष देखने का प्रयास करता है, यानी कि जो अंधविश्वास है, जो कोई भी अंधविश्वास जो समाज के अंतर्गत फैला हुआ है उस अंधविश्वास को दोस्तों साइंटिफिक रीजन के कारण दूर करता है। तो ये उस बच्चे के दोस्तों आधारित होता है अभिरुचि पर, गलत बात है, अवरोध पर, गलत है, अभिवृत्ति दोस्तों ये सही है कि एक बालक अंधविश्वासों को नहीं मानता, नकारात्मक दृष्टिकोण बालक के अंदर पैदा होता है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक कारणों के देखने का प्रयास करता है। यानी वो बालक नहीं मानता है, नकारात्मक दृष्टिकोण बालक के अंदर पैदा हुआ, फिर उस नकारात्मक दृष्टिकोण को दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करने के लिए उस प्रश्न का, उस अंधविश्वास का दोस्तों समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। और जब बालक उस समाधान तक पहुंचता है तो उस बालक को ज्ञान अति आवश्यक होता है, यानी वह बालक नॉलेज के सापेक्ष उस अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास करता है। जैसे हम लोगों से कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते नहीं खाने चाहिए, भगवान नाराज होते हैं,
दांतों से चबाकर जब भी आप तुलसी के पत्ते को खाएंगे तो उससे क्या होता है कि मानते हैं कि भगवान नाराज हो जाते हैं, लेकिन सत्यता ये दोस्तों कि तुलसी के पत्तों पर पारा जमा होता है और वो पारा क्या करता है दोस्तों, हमारे दांतों को गला देता है, दांतों को कमजोर बना देता है। इसलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि दांतों तुलसी के पत्तों को दांतों से चबाकर खाओगे तो दांतों का दंतक्षय प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वो प्रत्येक कारण को यानी कि विज्ञान के सापेक्ष देखने का ढूंढने का प्रयास करता है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब होगा। दोस्तों ये है आपके पास में विज्ञान टेस्ट सीरीज या विज्ञान के क्वेश्चन जो आपके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत थे। आगे दोस्तों हम जो विज्ञान विषय की जो अगली टेस्ट सीरीज आपकी आयोजित होगी उस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज लगने के बाद में जैसे टेस्ट सीरीज का आयोजन होगा उसके ठीक तुरंत बाद विज्ञान के क्वेश्चनों का समाधान इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।